प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 12 के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत शीर्षक नाटक लिखने का व्याकरण पर बात करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे नाटक किसे कहते हैं, नाटक के तत्व कौन से होते हैं और एक अच्छा नाटक किस प्रकार का होता है, इस बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं और कक्षा 12 में जो यह शीर्षक नाटक लिखने का व्याकरण शामिल किया गया है, यह हिंदी साहित्य के अंतर्गत आता है। इसमें नाटक के बारे में बताया गया है, नाटक किसे कहते हैं, नाटक के तत्व कौन से हैं और नाटक किस प्रकार लिखें, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें। तो पहला बिंदु इसमें आता है, भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। यानी कि नाटक है वो देखा जाता है, उसको मंचन किया जाता है रंगमंच पर, तो दृश्य काव्य कहा जाता है नाटक को भारतीय परंपरा में। महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी, दृश्य काव्य। आगे लिखा है, साहित्य की दूसरी विधाएं पढ़ने या फिर सुनने तक की यात्रा तय करती हैं, पर नाटक पढ़ने सुनने के साथ देखने के तत्व को भी अपने भीतर समेटे हुए हैं। यानी कि नाटक को हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। तीनों ही बातें नाटक पर लागू होती हैं। नाटक की मूल विशेषता क्या है, इस बारे में पूछा जा सकता है। तो इसकी मूल विशेषता है समय का बंधन। यानी कि जो समय तय किया गया है, निश्चित समय है, उस समय सीमा के अंतर्गत नाटक की विषय वस्तु को तैयार करना पड़ता है या रंगमंच पर मंचित करना पड़ता है। आगे बताया गया है, नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। अब नाटक चाहे भूतकाल का हो या भविष्यकाल के लिए की बात पर या के विषय पर निर्मित किया गया हो, लेकिन जब मंचन होता है इसका, तो वर्तमान काल में मंचित किया जाता है। यह बहुत इम्पोर्टेंट बात है नाटक में कि जब मंचित करते हैं तो वर्तमान काल में वह होता है। नाटक में तीन अंक होते हैं, 3 अंकों में इसे विभाजित किया गया है। इसकी समयावधि भी बताई गई है। आचार्य भरत मुनि ने प्रत्येक अंक की अवधि कम से कम 48 मिनट बताई है। 3 अंक होते हैं और प्रत्येक अंक की जो अवधि है, समय सीमा है, वह कम से कम 48 मिनट होनी चाहिए। यह आचार्य भरत मुनि के विचार हैं। नाटक का महत्वपूर्ण अंग है शब्द। तो नाटक शब्दों पर टिका हुआ होता है, उसके हर शब्द का भाव किस प्रकार का होता है, शब्द का कहने का लहजा किस प्रकार का होता है, यह सब कुछ प्रभावित करता है दर्शकों को। तो नाटक का महत्वपूर्ण अंग शब्द भी है। साहित्य की विधाओं, कविता और नाटक के लिए शब्द का विशेष महत्व है। यानी कि शब्द का महत्व इस नाटक के अतिरिक्त कविता में भी है और नाटक में भी है। दोनों में ही शब्द का विशेष महत्व है। नाट्य शास्त्र में वाचिक अर्थात बोले जाने वाले शब्द को नाटक का शरीर कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इस बार छोटे प्रश्न अधिक आ रहे हैं, तो उस दृष्टि से यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। नाटक का शरीर किसे कहा गया है, तो हम कह सकते हैं कि नाट्य शास्त्र में वाचिक या बोले जाने वाले शब्द को नाटक का शरीर कहा गया है। बोले जाने वाले शब्द को, या फिर हम कह सकते हैं वाचिक को नाटक का शरीर कहा गया है। कहानी तथा उपन्यास को वर्णित या नैरेटिव विधा कहते हैं। तो इसमें नैरेटिव विधा किसे कहते हैं, इस बारे में यदि पूछा जाता है तो आप उसका उत्तर लिखेंगे कि कहानी और उपन्यास को नैरेटिव विधा या फिर वर्णित विधा कहते हैं।
साहित्य की सभी विधाओं में कविता ही नाटक के सबसे ज़्यादा निकट जान पड़ती है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाटक के नज़दीक सर्वाधिक नज़दीक कौन है? तो इसका उत्तर है कविता। अच्छा नाटक वही होता है जो लिखे अथवा बोले गए शब्दों से भी ज़्यादा वह ध्वनित करे जो लिखा या बोला नहीं जा रहा है। अंग्रेजी भाषा में इसे सब टेक्स्ट कहा गया है। यानी कि नाटक अच्छा वह होता है जिसमें जो शब्द लिखे गए हैं या जो बोले जा रहे हैं उन शब्दों के अर्थ से ज़्यादा अर्थ ग्रहण करे जो दर्शक है वह, तो उसके कहने के लहजे या कहने की जो शैली है वह ऐसी होनी चाहिए कि उस कम शब्दों में का भी अर्थ है वो अधिक ग्रहण कर सके दर्शक। तो इसे सब टेक्स्ट कहा गया है अंग्रेजी में। आपसे पूछा जा सकता है कि सब टेक्स्ट किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर यही लिखना है। नाटक का मात्र एक मौन अंधकार या ध्वनि प्रभाव कहानी या उपन्यास के 20-25 पृष्ठों की बराबरी कर सकता है। यानी कि नाटक के अंदर यदि कोई ऐसा क्षण आता है जब पात्र को मौन रहना पड़े या अंधकार छा जाता है या फिर कोई ध्वनि विशेष वहाँ पर निकाली जाती हैं, तो इनका अर्थ बहुत कुछ दर्शक है वो समझ जाता है। और कहा यह जाता है कि ये सब कहानी या उपन्यास के 20-25 पृष्ठों में जो वर्णित किया जाता है उनके बराबर है, उतनी सामग्री के समान ये दृश्य है, मौन, अंधकार या किसी विशेष ध्वनि का प्रभाव। एक नाटक के लिए जरूरी होता है उसका कथ्य। कहानी के रूप को किसी शिल्प, फॉर्म अथवा संरचना के भीतर उसे पिरोना होता है। तो कथ्य का मतलब होता है कथानक। उस नाटक की जो कहानी होती है वह, उस कहानी में शिल्प मौजूद होते हैं, कहानी को अच्छे अच्छे शब्दों से पिरोया जाता है और अर्थ की दृष्टि से अधिक अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को समाहित किया जाता है। एक नाटककार को रचनाकार के साथ साथ एक कुशल संपादक भी होना चाहिए। यानी जो सामग्री है उसको संपादित करना, व्यवस्थित करना, यह काम भी नाटककार का होता है। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है संवाद। संवाद का मतलब हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कथोपकथन। नाटक का इसके बिना काम ही नहीं चल सकता है। इसको हम अपनी और आसान भाषा में समझे तो डायलॉग। तो नाटक है वह आगे बढ़ता है, संवाद से बढ़ता है। एक पात्र दूसरे से जब संवाद करता है तो नाटक आगे बढ़ता है। तो इसे अंग्रेजी में डायलॉग भी कहते हैं और कथोपकथन भी कहते हैं हिंदी में। नाटक के लिए तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच और अंत में उपसंहार जैसे तत्व अनिवार्य हैं। यानी कि एक अच्छा नाटक हो उसमें तनाव की स्थिति हो, उत्सुकता, कुछ जानने की दर्शक की उत्सुकता हो या फिर पात्र की जानने की उत्सुकता हो, कोई उसके अंदर रहस्य छिपा हुआ हो या रोमांचित करने वाला हो, गदगद करने वाला हो, और अंत में उपसंहार, ये सभी जो तत्व है ये एक अच्छे नाटक के अनिवार्य तत्व माने जाते हैं। नायक प्रतिनायक यानी कि हीरो और विलेन। सूत्रधार की परिकल्पना भारतीय या पाश्चात्य नाट्य शास्त्र में आरंभ से ही की गई थी। यानी कि ये सब कुछ प्रारंभ से ही चला आ रहा है नाटक के अंदर। नाटक स्वयं में एक जीवंत माध्यम है। जो नाटक लिखा जाता है उसको रंगमंच पर जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसका जीवंत रूप हमारे सम्मुख या दर्शकों के सम्मुख दिखाई देता है। रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। रंगमंच है वो पात्रों का आपस में प्रतिरोध दिखाने का जो माध्यम है वो सशक्त माध्यम माना जाता है। जिस नाटक में असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों की जितनी ज़्यादा उपस्थिति होगी वह उतना ही गहरा और सशक्त नाटक साबित होगा। यानी कि एक
अच्छा नाटक कौन हो सकता है उसमें असंतुष्टि हो, छटपटाहट हो, प्रतिरोध हो, अस्वीकार का या फिर नकारात्मक भाव हो, तो वह नाटक एक अच्छा नाटक साबित हो सकता है। नाटककार नाटक के कथानक के माध्यम से जो कुछ भी कहना चाहता है उसे अपने चरित्रों और उनके बीच होने वाले परस्पर संवादों से ही अभिव्यक्त करता है। यानी कि इस नाटक के अंदर जो कथानक में पात्र होते हैं, चरित्र होते हैं, उनका आपस में एक दूसरे के प्रति संवाद है, वह नाटक को आगे बढ़ाता है। संवाद जितने ज़्यादा सहज और स्वाभाविक होंगे उतना ही दर्शक के मर्म को छूएंगे। यानी ऐसी भाषा का प्रयोग हो जिसे दर्शक आसानी से समझ सकें, तो वे दर्शक के मर्म को छू सकेंगे। भारतीय साहित्य में प्रसिद्ध नाटककारों के कुछ नाम यहाँ पर दिए रखे हैं। जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती और सुरेंद्र वर्मा, ये प्रसिद्ध नाटककार हैं। बहुत सारे नाटककार हुए हैं। नाटक के मुख्य तत्व, समय पढ़ चुके हम, शब्द के बारे में, कथ्य के बारे में और संवाद के बारे में हम जान चुके हैं। इसके अलावा नाटक में वातावरण या देश काल भी प्रमुख महत्व रखता है। नाटक का उद्देश्य भी प्रमुख महत्व रखता है। तो आज हमने नाटक के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की। जितना पाठ के अंदर बताया गया था उतनी सामग्री आपके सम्मुख प्रस्तुत की गई है। तो परीक्षा की दृष्टि से ये नोट्स तैयार किए गए हैं। आपको ये नोट्स कैसे लगे? यदि आपको अच्छे लगे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं। और यदि आप किसी और विषय के बारे में एक अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो उस विषय का शीर्षक ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।